तो अभी हम लोग बात करेंगे डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एक एलआर सर्किट में जो करंट होता है वो किस तरीके से डीके करता है उसी के बारे में हमें बात करना है। हमने डिस्कस किया एक एलआर सर्किट में जो करंट होता है वो किस तरीके से इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली जो करंट होगा वो डिक्रीज़ भी करेगा जब हम लोग स्विच को ओपन कर देंगे। तो जब करंट डिक्रीज़ करेगा तो किस तरीके से डिक्रीज़ करेगा एलआर सर्किट में, उसी के बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सर्किट, यहाँ पर कनेक्टेड है ये इंडक्टेंस और यहाँ पर कनेक्टेड है रेसिस्टेंस। इंडक्टर कनेक्टेड है और रेसिस्टर कनेक्टेड है। और जब हमने स्विच को क्लोज़ किया था तो सर्किट में फ्लो कर रहा था करंट, और जो करंट था वो इंक्रीज़ कर रहा था और जो करंट था वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। हैंस इंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स और ये इंडक्टर में इंड्यूस हुआ था ईएमएफ, और वो जो ईएमएफ था उसके वजह से इंडक्टर में फ्लो कर रहा था करंट, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इंडक्टर करंट। और जो इंडक्टर करंट का जो नेचर था वो कुछ इस तरीके का था कि वो सर्किट के करंट को कर रहा था अपोज या फिर बोल सकते हैं रेसिस्ट, जिसके वजह से इनिशियली ये सर्किट का जो करंट था वो रैपिडली राइज कर रहा था। मगर जैसे ये इंडक्टर करंट इंड्यूस हुआ ये इंडक्टर में, और हमें पता है ये इंडक्टर करंट किस तरीके से इंड्यूस होता है इंडक्टर में, तो ये इंडक्टर के करंट के वजह से जो सर्किट का जो करंट था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगा। फिर उसके बाद एक एट द लास्ट जो करंट था सर्किट का वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बहुत क्लोज में था। जब तक कि सर्किट में इंडक्टर लगा होता है ना तो उस केस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के क्लोज में होगा, मगर कभी भी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के कभी भी बराबर में नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो इंडक्टर ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है। सर्किट में करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है तो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक के जाने के लिए भी जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो उस केस में जो इंडक्टर होगा वो करंट को इंक्रीज़ नहीं होने देगा। हैंस जो इंडक्टर का जो करंट होगा ये सर्किट का जो करंट होगा, नॉट इंडक्टर करंट, सर्किट का जो करंट होगा वो कभी भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर पाएगा। मगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो जो करंट होगा सर्किट का वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज में होगा। IL इज़ द इंडक्टर करंट, IL इज़ द इंड्यूस करंट इन एन इंडक्टर विच विल अपोज द मेन करंट। जो IL है वो है इंड्यूस करंट इंडक्टर में जो कि अपोज करेगा मेन करंट को। हैंस जो करंट होगा सर्किट का वो इंक्रीज़ नहीं करेगा रैपिडली एक सर्टेन टाइम के बाद, और आखिर में जो करंट होगा वो बहुत क्लोज में होगा मैक्सिमम करंट के, जिसको हमने कंसीडर किया था I0। तो जो करंट होगा क्लोज में होगा मैक्सिमम करंट के। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेना कि हमारे पास एक एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट में जो करंट होता है वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर में होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर में नहीं हो पाता है इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से, मगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के क्लोज में होता है। और हमें पता है ये जो इंडक्टर है इंडक्टर के अक्रॉस ये इंडक्टर में ईएमएफ कैसा इंड्यूस होता है इसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते। तो जब हमने स्विच को क्लोज किया था तो उस केस में सर्किटरी में फ्लो कर रहा था करंट, और जो करंट था वो इंक्रीज़ कर रहा था सर्किट में, और जो करंट था वो ऑब्वियसली इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और इंक्रीज़ करेगा तो उस केस में जो इंडक्टर होगा उसके अक्रॉस बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी इंक्रीज़ करेंगी। हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा एज पर द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग बोल सकते हैं जो इंडक्टर होगा उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और वो ईएमएफ के वजह से ये इंडक्टर में फ्लो होगा करंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडक्टर करंट। तभी हम लोग क्या करेंगे ये जो स्विच होगा इसको हम लोग कर देंगे ओपन। जैसे हम लोग ये स्विच को ओपन कर देंगे तो उस केस में जो सर्किट का जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। अगर ये इंडक्टर अगर सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता और अगर हम लोग स्विच को अगर ओपन कर देते तो उस केस में जो करंट होता है वो जल्दी से डिक्रीज़ कर जाता, रैपिडली डिक्रीज़ कर जाता। मगर ये इंडक्टर के वजह से होगा क्या, जो सर्किट का जो करंट होगा वो ईजिली डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है ये कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम सर्किट, यहाँ पर ये जो ईएमएफ है उसको हमने हटा दिया और हमने सेम सर्किट कंसीडर किया, और सर्किट में हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे सर्किट का जो करंट है वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के क्लोज में। तो ये जो स्विच है ये स्विच को हमने कर दिया ओपन। जैसे हम लोग ये स्विच को ओपन करेंगे तो उस केस में जो I0 करंट होगा जिसको हमने कंसीडर किया मैक्सिमम पॉसिबल करंट, ये I0 करंट डिक्रीज़ करेगा। जैसे ये I0 करंट डिक्रीज़ करेगा तो उस केस में जो इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसको हमने कंसीडर किया इंडक्टर करंट, उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था जो इंडक्टर का जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर ये वाली जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इंडक्टर का करंट। इंडक्टर का जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो कि सोर्स करंट को करता है अपोज। मगर जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट का करंट I0 डिक्रीज़ करेगा, तो उस केस में जो इंडक्टर का जो करंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा।
और ये जो इंडक्टर करंट होगा कुछ इस तरीके से होगा कि ये सर्किट का जो करंट होगा उसको करेगा सपोर्ट। ये जो इंडक्टर का जो करंट होगा वो ये सर्किट के आई नॉट करंट को करेगा सपोर्ट, जिसके वजह से ये जो सर्किट का जो करंट होगा वो रैपिडली डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। आई एल विल सपोर्ट दी आई नॉट, ये जो इंडक्टर करंट है वो ये आई नॉट करंट को सपोर्ट करेगा जब स्विच को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये जो स्विच है इसको हमने ओपन किया टाइम 0 पर, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल है, तो जो स्विच है उसको हमने ओपन किया टाइम 0 पर, तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होता है वो होता है आई नॉट। और उसके बाद हमने टी टाइम पर देखा, टी टाइम के बाद या फिर बोल सकते हैं थोड़े टाइम के बाद सर्किट में जो करंट होता है वो होता है आई। तो ये जो आई नॉट करंट होगा वो ऑब्वियसली आई करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये जो आई करंट होगा वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है टी टाइम के बाद। तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो उससे पहले अगर हम लोग देखें ये सेम सर्किट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया और सर्किटरी में जो करंट का फ्लो होगा वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है वो होता है एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डी आई डिवाइडेड एल डी आई बाई डी टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये आई करंट फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, फॉर दैट वी विल हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमें आई करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो होगा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, और ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। अभी ये माइनस आई इंटू आर इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इंटू आर, और यहाँ पर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी एज इट इज़ होगा। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डी आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी। यहाँ पर ये जो माइनस एल है, यहाँ पर ये जो माइनस एल जो अपीयर कर रहा है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो उस केस में हमें मिल जाएगा एल डिनोमिनेटर में और जो आर होगा वो हो जाएगा माइनस, और जो डी टी होगा वो एज इट इज़ होगा। मतलब ये जो डी टी होगा उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। अभी यहाँ पर ये जो डी आई डिवाइडेड बाई आई इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब टाइम 0 होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो आई नॉट करंट होता है। जब टाइम 0 होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो कि होगा आई नॉट, और जब टाइम टी होता है तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होता है वो होता है आई। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी लिमिट, तो जब टाइम 0 होगा तो जो करंट होगा वो होगा आई नॉट जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जब टाइम टी होगा तो उस केस में सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये डी आई डिवाइडेड बाई आई और ये वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग आई लोअर लिमिट आई नॉट अपर लिमिट आई इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल। जब डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टी, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और जो अपर लिमिट होगी वो होगी टी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो आई नॉट और जो आई होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग आई माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल। जब हम लोग ये टी के जगह हम लोग ये लिमिट को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टी माइनस 0 जो कि होगा टी। तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग, यहाँ पर ये नेचुरल लॉग आई माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेचुरल लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट ये हो जाएगा लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट टू दी बेस ई इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो टर्म है लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट टू दी बेस ई, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2। तो अगर हम लोग कंसीडर करें लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2 हमें मिलेगा 3, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 अगर हम लोग देखें 2 टू दी पावर 3 हमें मिलता है 8, 2 टू दी पावर 3 हमें मिलता है 8। सिमिलरली ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी कंसिडर करें तो हमें मिलेगा आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा आई करंट, तो हमें मिल जाएगा आई करंट जो कि होगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी टाइम बाद जो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई, और जो आई करंट होगा वो कुछ इतना होगा आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। सिमिलरली अगर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में हो तो उस केस में क्या होगा, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट हमें पता है टाउ के बराबर में होता है। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को हम लोग शो करते हैं टाउ से, और जो टाउ होता है वो बराबर में होता है एल डिवाइडेड बाई आर के। तो जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा मतलब एल डिवाइडेड बाई आर के बराबर में होगा तो उस केस में सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा,
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे एल डिवाइडेड बाय आर। तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। एल एल कैंसिल, आर आर कैंसिल, हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर -1, ई टू दी पावर -1 जो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई। ये आई नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2.718। जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू 0.3681 इंटू आई नॉट। तो यहाँ पर 0.3681, जब इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो उस केस में हमें मिलेगा 36.8% समवेयर अराउंड। तो जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तो जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच टू इट्स 36% फ्रॉम इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। मतलब जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तो जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच टू इट्स 36% फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। मतलब कितना टाइम करंट लेगा अपने मैक्सिमम वैल्यू से 36.8% तक आने के लिए, वो टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है मैक्सिमम वैल्यू से 36.8% तक आने के लिए तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा। हम लोग कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं व्हेन करंट विल डीके, जब करंट डीके करेगा एलआर सर्किट में तो जो टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कैन बी डिफाइन एज टाइम जिसमें जो मैक्सिमम करंट होगा वो ड्रॉप कर जाएगा 36.8% मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का। सिमिलरली अगर हम लोग ग्राफ के एस्पेक्ट में अगर पूरे कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो रेड वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम पॉसिबल करंट आई नॉट। तो सर्किट में जो करंट होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा जो कि हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। सर्किट का जो करंट होगा वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा जो कि ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। तो हमने कंसीडर किया टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट जो कि बराबर में होगा एल डिवाइडेड बाय आर। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के लिए जो करंट जो कि सर्किट में बचा होगा वो होगा 36%, क्योंकि हमने डिस्कस किया इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। सिमिलरली इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट पर अगर करंट 36% अगर बचा हुआ होता है सर्किट में तो इसका मतलब जो 63.2% जो करंट होगा पूरी सर्किट में डीके कर गया होगा जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तब।